कोई नहीं दिख रहा। कहाँ चले गए सब लोग? सबसे पहले मुझे घर जाना होगा, तब मुझे पूरी बात पता चलेगी। अरे मैडम गिरजाम्बिका जी, जीरे को काढ़ा बनाने के लिए रखा है क्या? क्या? तो फिर अब जीरे को लड़का और लड़की को दे दो, विधि पूरी करने के लिए दे दो। राम, ले लो बेटा, जीरा डाल दो। जीरा डालो बेटा। तुम भी डालो बेटी। डाल दो बेटी, तुम भी डाल दो। गुरुजी, अब हम क्या करेंगे गुरुजी? हम सीधे जननी से युद्ध करके हार चुके हैं शर्मा। ये नहीं पता कि इस हार से हम कैसे उभरेंगे, लेकिन हार हार होती है शर्मा। तो फिर हमारे सपने कब पूरे होंगे गुरुजी? उसके लिए एक रास्ता है। हम सीधे उससे युद्ध नहीं कर सकते तो क्या हुआ, पीठ पीछे हम उसे थोड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें शादी के बारे में जानना होगा शर्मा। हाँ। हाँ। हाँ? ये क्या गुरुजी, शादी हो चुकी है? हाँ? नहीं शर्मा, जो नहीं होना था वो हो चुका है। एक मिनट रुको। हाँ। हाँ? राम देवसेना से शादी कर रहा है। सब बर्बाद हो गया गुरुजी। हमने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ गुरुजी। लेकिन इससे हमारा बहुत ही अच्छा होगा शर्मा। देवसेना राम से शादी कर रही है, एक तरह से हमारे लिए अच्छा ही है शर्मा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले हमें ये देखना होगा कि वो जननी कहाँ पर है। हाँ। हाँ। पहले हमें इससे थोड़ा काम है, चलो चलते हैं। ठीक है। आंटी अंकल और सब कहाँ चले गए? हाँ, हम कोई भी रूप ले सकते हैं और कहीं पर भी जा सकते हैं। सोच रही हो कि घर में कोई नहीं है? मैं चाहे कुछ भी सोचूं, इससे तुम्हें क्या? अगर पता होता कि राम भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है तो उसे मैं अच्छा सबक सिखाती। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। क्यों नहीं बिगाड़ पाती? प्रेत आत्माओं पर आश्रित होकर जिंदगी जीने वाले तुम लोगों में इतनी अकड़ है। मैं तो परमात्मा पर आश्रित हूँ, क्या मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा? मेरी दीदी को बताकर उस राम की सच्चाई सभी लोगों के सामने लाऊंगी, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगी। आज के बाद तुम लोगों के गंदे कामों को मैं खुद रोकूंगी। देवसेना को बताकर राम की सच्चाई सबको बताओगी? इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई भी शक नहीं है।
सच्चाई बाहर लाने के चक्कर में तुम बहुत पछताओगी। हाँ हाँ, राम की सच्चाई बाहर लाने के लिए खुद तुम्हारी दीदी ही नहीं मानेगी। वो क्या कह रही थी तुम? हमारे सारे गंदे कामों को तुम रोकने वाली हो? वो सब तुम्हें भूलना होगा, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे सारे कामों को तुम्हारी बहन देवसेना है ना, वो रोकेगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो मेरी बहन है, वो क्यों मेरे काम को रोकेगी? वो नहीं रोकेगी, लेकिन हम उससे करवाएंगे। मतलब? वो राम का साथ देगी और तुम्हारे खिलाफ लड़ेगी। वही पूछ रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसलिए देवसेना ने जिससे शादी की है वो उसके खिलाफ कैसे खड़ी होगी? उन्होंने शादी कर ली? तुम दोनों ही क्या बोल रहे हो? सच में? लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर में राम और देवसेना की शादी है। सिर्फ 5 मिनट में राम मंगलसूत्र पहनाएगा। जल्दी जाओगी तो शादी रोक पाओगी, अगर देर से जाओगी तो बधाई देकर आशीर्वाद दे सकोगी। सोच लो जरा। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जननी, हमारे बारे में सोचने के लिए तुम्हारे पास काफी वक्त है, लेकिन अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 से 10 मिनट है तुम्हारे पास। हे भगवान! रोक सको तो रोक लो। जननी, इस शर्बा से दुश्मनी लेना मतलब शब्द भेदी के आगे सीना तान के खड़े रहना। लगेगा बहुत आसान है, होगा बहुत मुश्किल। जाओ, तुमसे हो पाए तो उस शादी को रोक लो। जाओ जाओ जननी। आइए। हाँ, मंगलसूत्र को छूकर सब लोग आशीर्वाद दे दीजिए। इष्टार्थ सिद्धिरस्तु, सारी मनोकामनाएं पूरी हो। राम, मंगलसूत्र लो बेटा। लीजिए। राम, मंगलसूत्र पहनाओ बेटा। क्या हुआ? डैड, वो देखो, ऐसे देर नहीं करते, जल्दी करो, जल्दी करो। अब राम, दीदी, आपको राम से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उससे शादी करके आपने बहुत बड़ी गलती की।
अरे वाह, शर्मा मैडम आप यहाँ पर आ गई। हमारी देवसेना को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। देवसेना आओ बेटी, शर्मा मैडम का आशीर्वाद ले लो। आओ आओ बेटी। शर्मा मैडम आप आ गई तो अच्छा लगा। अब दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ इन दोनों को आशीर्वाद ही देने आई हूँ सर। देवसेना पैर छूकर आशीर्वाद ले लो बेटी। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? सर रहने दीजिए सर। आपकी देवसेना मेरे पैर छूकर आशीर्वाद नहीं भी लेगी तो भी वो हमेशा मेरे पैरों में है सोचकर मैं ही आशीर्वाद देती रहूंगी। खुश रहो देवसेना। देखा ना आपने समधी जी, आपने भी तो बुलाया था ना अपने बहुत खास पंडित जी को। लेकिन यहाँ देखिए, हमारे पंडित जी ना बुलाने पर भी देखो आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। इसे कहते हैं लड़के वालों का रुतबा है? हाँ राम चलो बेटा, गुरुजी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। राम, अकेले नहीं बेटा, पत्नी के साथ मिलकर आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ। जाओ बेटा आशीर्वाद ले लो। शतमानं भवति शतायु पुरुषः शतेंद्रिय आयुष्येंद्रिय प्रतिष्ठति। राम, आज के बाद बहुत सारे लोगों का भला आपके ही हाथों होना है। आपका कल्याण हो। पंडित जी देवसेना को भी आशीर्वाद दीजिए ना। दीर्घ सुमंगली भव। आज तुम जितनी खुश हो, आज के बाद जीवन के आखिरी सांस तक ऐसे ही खुश रहो पुत्री। समधी जी, हम जरा अंदर जाकर पंडित जी को दक्षिणा देकर आते हैं। हाँ। प्रसाद का खर्चा और सब कुछ फाइनल हाँ कर करते हैं ना। चलिए आओ विलासिनी। चलिए चलो गिरजा। आ रही हूँ। गुरुजी, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। होना ही था, इसीलिए तो हमने इतनी मेहनत की। यहाँ पर किसने हमारी मदद की वो मायने नहीं रखता है। जो हमारे हाथ लगना चाहिए वो हमें मिल ही जाता है। और शर्मा, इतने दिन नागमणि और हमारे बीच में जो दीवार बनकर खड़ी थी, उस दीवार को तोड़ने का समय आ गया है। वो देवसेना जननी के खिलाफ खड़ी होगी और उस नागमणि को वो खुद लाकर मुझे सौंप देगी। देखती रहना। तुम्हारे बेटे के कारण जिस स्थिति में तुम हो वो 72 घंटे और रहेगा। इसीलिए सूर्यास्त के बाद तुम्हें बंदी बनाने वाला ये बंधन नहीं रहेगा। अष्टवक्र, अल्प विद्या महागर्वी, ये कहावत झूठ नहीं है। तुमने अपनी मंत्र शक्ति से अपने पिता को ही बंदी बना लिया है। मैंने तुम्हें पत्थर बना दिया था, लेकिन तुम क्षीर अमृत से उस समय छूट गए थे। लेकिन वो मेरी शक्ति है। समय की सीमा मेरी बात मानती है, समय की सीमा तुम्हारी बात नहीं मानेगी। वो दुर्बल होता जाएगा। अब बस 72 घंटे और मेरे बंधन मुक्त होकर आने के बाद तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। इस दुनिया में पिता का अंतिम संस्कार बेटे के हाथों होना योग है, लेकिन तुम्हारे लिए बेटी का अंतिम संस्कार पिता के हाथों होगा। पुत्र शोकम निरंतरम ये इस नंबोदरी पर लागू नहीं होता। अष्टवक्र, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जननी, दीदी, दीदी, आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आपने अपनी जिंदगी को। क्यों जननी, क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं दीदी,
आपने क्यों इतना बड़ा त्याग किया? त्याग? कैसा त्याग? क्या कहा? मेरे बेटे से शादी करके इसने बहुत बड़ा त्याग किया है। आहा, क्या समझती हो अपने आप को? गहराई देखकर हमने सोचा था कि तुम वट वृक्ष हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि तुम्हारा जीवन तो उस वट वृक्ष पर लटके बेताल की तरह है। अरे तुम तो हमें शर्मिंदा करके बीच मंझधार में ही छोड़कर चली गई थी। छी, बेशर्म कहीं की। अब बड़ी आई अपनी दीदी को समझाने के लिए। हाँ अंकल, वो मैं... अरे चुप रहो तुम। ऐसे ही रहा तो तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होगी। अगर हो भी जाए तो तुम्हारा बेटा हुआ और उसकी शादी के मंडप से वो लड़की भाग जाए, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि हम पर इस वक्त क्या गुजर रही है। चक्रवर्ती जी, अब जाने भी दीजिए। अब बोलकर क्या फायदा है? हम चुप ही थे ना। वो अरे बोलिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। हम तो अभी तक बिल्कुल चुप थे ना। हाँ, अब आकर हाय दीदी तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, हाय यही कहकर रो रही है ना। इसकी बातें सुनकर हमें चुप रहना चाहिए क्या? हाँ, लड़की वाले होकर आप चौड़े होकर चलते हो, तो हम तो लड़के वाले हैं जिनका कद हमेशा ऊंचा होता है। सर झुकाकर चलने वाले आप में ही इतनी अकड़ है, तो सीना तान के चलने वाले हम में कितनी अकड़ होगी? अच्छा हुआ जो हमें शादी से पहले इस लड़की के बारे में सब पता चल गया। अगर शादी के बाद पता चलता तो सोचिए हमारा क्या होता। अब बोलिए मिस्टर पुरुषोत्तम जी, अगर तुम्हारी इस बेटी ने हमारे बेटे से शादी कर ली होती तो हमें क्या करना चाहिए था? कुछ नहीं करना था, आप चुपचाप रह सकते थे। कुछ नहीं करना था? ये आप क्या बोल रही हैं? हमें कुछ नहीं करना चाहिए था? क्या हुआ? आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? तो फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? ए विलासिनी, तुम जरा चुप रहो ना। तो ये मुझे क्यों सुना रहे हैं? पहले आप उनको समझाइए, समझाइए आप। मैं भी तब से देख रही हूँ, जो मुंह में आया वो बोल रहे हैं। चक्रवर्ती जी, अभी इन बातों की जरूरत है क्या? अब शादी हो गई ना, भूल जाइए ना पुरानी बातों को। ठीक है राम, चलो बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर जाओ। और आप? अरे हम आ रहे, तुम जाओ बेटा, जाओ कार में बैठो, हम आते हैं। चलो बेटा। सुनो बहू रानी, चलो बेटी बायां पैर रखकर कार में बैठो, चलो। दीदी, जल्दी हो आंटी। अपना ख्याल रखो। अंकल ज्यादा मत सोचो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? मैं जल्दी हूँ प्रणाम। एक बात पूछूं? सच सच बताना, अगर तुम मेरे बेटे से शादी करके मेरे घर में आती तो तुम क्या करती? हाँ बताओ ना। नहीं बताओगी? मत बताओ, मैं ही बता देता हूं। चावल के कलश को पैर लगाकर गिराने के बजाय हमारे सीने पर पांव रखती तुम। बस उस ऊपर वाले की कृपा है, उसने हमें बचा लिया। ये लो हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं तुम्हें। चलता हूं समधी जी। ठीक है समधी जी। अरे अब चलो भी। अब हाँ चलिए। हाँ। जननी, कहाँ थी बेटी? कहाँ गई थी तुम? क्या हुआ था तुम्हें बेटी? जननी, अब जो चीजें हो चुकी हैं उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है बेटी। हमें पता नहीं था कि एक और जननी भी है, उसके लिए हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ गई। तुमने क्यों ये बात हमसे छुपाई? क्या हुआ था बेटी? अंकल अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं।
लेकिन इसके पीछे कौन है और उनके क्या इरादे हैं ये सब मुझे पता चल गया है। उन्होंने सामने खड़े होकर नहीं, पीठ पीछे खड़े होकर मुझसे और मेरी दीदी से बदला लिया है। लेकिन ये यही खत्म नहीं होगा, मुझे अब बहुत कुछ करना है। जननी, हे भगवान, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? पहले जब मैं दिया जलाती थी तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा नाटक। हम धोखेबाज हैं, जो चाहिए उसे पाने के लिए हर तरह का खेल खेलते हैं। शायद यही वजह होगी, नागमणि उन दुष्टों के हाथ लगकर अपनी शक्ति खो चुकी है, इसीलिए ये सूचना मिली है। हे नागदेव, नागराज, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर देना। इस घर के लिए और मेरे लिए आप ही रक्षक हो। मैं नहीं जानती कि उन दुष्टों की नजर आप पर क्यों है, और ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इस नागमणि के फिर से शक्तिशाली बनने के लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं लड़ती रहूंगी। अब आगे क्या करना है, रास्ता दिखाइए। आइए आइए, 1 मिनट बेटा, यहीं रुकना जरा, मैं थाली लेकर आती हूँ आरती की। विलासिनी, जाओ हेल्प करो। आ जाओ, आ जाओ। इस घर की बहू पहली बार घर आ रही है ना, इसीलिए मेरी गिरजा बहुत खुश है। खुशी तो होगी ना सर, घर की बहू महालक्ष्मी की तरह घर में प्रवेश करे, इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने सांकेतिक रूप से ये रस्म बनाया है। बिल्कुल, ये तो बात है। लेकिन पुरुषोत्तम राय जी, मुझे क्या लगता है ना, हाँ। गरीब लोग भी ना घर में जब नई बहू आती है, महालक्ष्मी आती है, तो कलश पर पैर लगाकर चावल गिराकर घर में प्रवेश करवाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी किस्मत में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आती। लेकिन हमारे जैसों के घर में ऐसी बहू के आने पर इस रिवाज का कुछ मतलब बनता है, क्या कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी बहू महालक्ष्मी है। हाँ, इसे चौखट पर रख दो। बहुत बढ़िया। दाएं पैर से कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। आओ बेटी। लक्ष्मी, हमेशा हमारे घर में ऐसे ही पैर लगाना। गिरजा, पहले सबको बादाम का दूध दे दो। हाँ, पहले इसे पेड़ को अर्पण करके आती इधर हूँ। दीजिए, मैं कर देती हूँ। ठीक है। समधी जी, हमारे घर की परंपरा के अनुसार जब बहू पहली बार घर आती है तो पूजा घर में दिया जलाना होता है, तो पहले इस रस्म को पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल। आप चलिए। प्लीज आइए, बैठिए। हाँ। आइए।
राम, समधी जी से बात करते रहो, मैं इससे रस्म करवा कर लेकर आता हूँ। चलो बेटी, अंदर चलो। अरे रहने दो बेटी, रहने दो। गिरजा को भी आने दो तो दोनों के साथ में पैर पड़ लेना। बेटा, ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतालय, पूर्वजों की कही ये बातें झूठी नहीं है बेटी। अब देखो, मेरा बेटा तुम्हारी छोटी बहन से शादी करना चाहता था ना, लेकिन देखो उसने शादी की तुमसे। इसलिए कहते हैं कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी कहो बेटी, लेकिन तुम्हारा हुनर जो है ना वो अद्भुत है। मैंने अपनी इन आंखों से देख लिया है, सबूत मिल गया है मुझे। मेरे बेटे के कारण तुम्हारी बहन के साथ अचानक वो जो हादसा हुआ था, उससे जो चोट लगी थी वो महीनों तक ठीक नहीं होने वाली थी, और अगर ठीक हो भी जाती तो निशान कभी नहीं जाते। लेकिन पता नहीं बेटी, तुमने ऐसा क्या चमत्कार किया, चेहरे और हाथों पर चोट के निशान तो ठीक हो ही गए। जैसे फ्रेश मेकअप लगाने के बाद उसका चेहरा जगमग 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 हीरे की तरह जगमगा उठा। ये तुमने कैसे किया बेटी? हाँ, मैंने इन साधु संतों को, सिद्ध पुरुषों को ये सब चमत्कार करके, ऐसे हवा में छू छू मंतर करके ये शिवलिंग, गले का हार, कंगन, अंगूठी वो सब लाते हुए देखा है, लेकिन तुमने जो किया था, वाह वाह, वो सबसे अद्भुत है बेटी, अद्भुत। बेटा, वो जो वो कांच की गेंद बिल्कुल फैशन बॉल की तरह थी ना, हाँ? उसमें इतनी बड़ी शक्ति है क्या? वो ना, अरे जाने दो। लेकिन ग्रेट, सिंपली ग्रेट। आज तक भरोसा था कि बेटा डॉक्टर है, हमें कुछ भी हो जाए तो हमें संभालेगा, कुछ नहीं होने देगा, पर अब तो उसके साथ तुम भी आ गई बेटी। बस यूं ही चुटकी बजाते ही हमें पूरा भरोसा है कि तुम मरे हुए इंसान में भी जान वापस ला दोगी। बेटा, उस कांच की गेंद को तुम अपने साथ लाई हो क्या? नहीं लाई? तुम लेकर नहीं आई हो? लाना चाहिए था ना। कोई नहीं, जाने दो। अब तुम इस घर में आ गई हो ना, अब तो मतलब किसी भी वक्त तुम उसे इस घर में ला सकती हो, है ना? दूध ठंडा हो जाएगा, आप लोग पी लीजिए। समधी जी को आने दीजिए, फिर पी लेंगे। सुनिए, हाँ बहू के हाथों दीप जलवाना हो गया ना? हाँ, हो गया हो गया, आ रहे हैं। चलो बेटी, चलो चलो। हाँ। दीप जलाना ठीक से हो गया ना बेटी? हो गया अंकल। देवसेना, तुम्हारी शादी अचानक हो गई, जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है बेटी। पति के घर को अपना घर मानकर इस घर की लक्ष्मी बनकर सबको खुश रखना। देखो देवसेना, जब तुम हमारे घर में थी तब मैंने तुम्हें जो भी कहा उसे दिल पे मत लेना। जब भी मौका मिले घर आते रहना, ठीक है?
देवसेना, अगर मेरे तंग करने से कभी हर्ट हुआ हो तो बुरा मत मानना। हाँ, जब भी टाइम मिले तो फोन कर लेना, तब फिर से तंग करूंगा मैं। आई रियली मिस यू देवसेना। मिस नहीं करेगी बेटा। अब वो मिसेज राम होने के बाद आप लोगों से दूर थोड़ी हो जाएगी, रिश्ते थोड़े ही छूट जाएंगे। हाँ वो तो और मजबूत हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं, हमारे बीच का रिश्ता इस दूध के जैसा शुद्ध और सफेद रहे। दूध पीजिए। देवसेना, सबको दूध दे दो बेटी। दे दो बेटी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम आ गई हो तो नागमणि भी आ ही जाएगा, जल्दी मंगा लूंगा। मैरिज होम से मैं ओरिजिनल जननी को लेके निकला था और वापस लौटते समय मेरे साथ डुप्लीकेट जननी थी। बीच सड़क पर वो सपेरे, वो बड़ा सांप, वहीं कुछ गड़बड़ हुई थी। सपेरों के आने से पहले जननी का हाव भाव सब कुछ ठीक था। सांप के आने के बाद मेरे साथ रहने वाली जननी का हाव भाव पूरी तरह से बिगड़ गया। क्लैरिटी ही नहीं हो रही है यार। जननी से बात करने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा। हाय विराट, मैं शॉपिंग के लिए जाने की सोच रही थी, चलोगे? तुम जाओ नीली। क्यों? जननी की याद आ रही है, इसलिए उसके घर जा रहा हूं मैं। ओह गुड, जाकर आओ। वैसे भी मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही रहती हूँ, तुम्हें मेरी याद कैसे आ सकती है ना? वो कहते हैं ना, पास जो होता है वो कड़वा होता है और दूर जो होता है वो मीठा होता है। एक बात है विराट, आज तुम्हारे सामने खड़ी ये नीली फिर कभी तुम्हारे और जननी के बीच नहीं आएगी। तुमसे शादी करके खुद का एक बड़ा सा एम्पायर बनाने का सपना देखा था मैंने, बहुत से सपने सजाए थे, लेकिन शादी के दिन तुम्हारे दिल में जननी के लिए प्यार देखकर एक लड़की होकर दूसरी लड़की के मन को समझना चाहिए, ये सोचकर उसके दुश्मन ना बनने का फैसला किया है मैंने। आज के बाद मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ विराट। डोंट वरी, मैं तुम्हारे और जननी के बीच कभी नहीं आऊंगी, कबूतर की तरह एक मैसेंजर बनकर रहूंगी बस। तुम जाकर आओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू नीली, थैंक यू सो मच। क्यों जननी, कहीं जा रही हो? जननी, ये क्या? तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है ये मुझे जलाना चाहती है। तुम्हारी तरह जादू तंत्र मंत्र से जलाना और वशीकरण करना मेरे खून में नहीं है। वो तो सिर्फ तुम जैसे शकुनी कर सकते हैं। जननी, चिल्लाओ मत। रहने के लिए घर नहीं है ऐसा कहकर सबका विश्वास जीतकर घर में घुसाई। हमने तुम्हें मैडम कहकर इज्जत देकर इस घर में रहने के लिए जगह दी, लेकिन तुम घर तोड़ने के काम कर रही हो। देखो जननी, धरती पर जब पेड़ उगे तब जहरीले पेड़ भी उगे और जीवन देने वाले पेड़ भी। वैसे ही जब पशु पक्षी पैदा हुए तब साम्य और घोर दो तरह की प्रजातियां थी। वैसे ही दानव और मानव, ये दो अलग अलग तरह के गुण वाले लोग पैदा हुए। उनमें तुम्हारे जैसे भी होते हैं और मेरे जैसे भी होते हैं। सृष्टि के नियमों को बदलना किसी के हाथ में नहीं है।
पैदा होने पर न पिता कहते हैं न माँ कि तुम इतने बुरे मत बनना। मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं घर तोड़ने का काम करूं। और तुम बनी ही हो उसे रोकने के लिए। जीत किसकी होगी ये किसे पता। थू, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम खुद ही मान रही हो कि तुम हो। देखो जननी, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। चांडाल गुरु के चांडालिनी शिष्य। आज तक तुम्हें हम अच्छा मान रहे थे, ये हम सबकी भूल थी। यकीन दिलाया ये मेरी चतुराई थी। ए, तुम नागमणि के पीछे क्यों पड़ी हो? लोक कल्याण के लिए। तुम और लोक कल्याण करोगी। तुम्हारे किए इस काम से मेरी दीदी की हंसती खेलती जिंदगी शादी की वजह से बर्बाद हो गई। वही उसकी किस्मत थी। नहीं, ये तुम दुष्टों का किया धरा है। अगर पहले ही पता चल जाता कि राम भी इन सब में शामिल है, तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देती। अब देखो, तुम्हारी जगह पर तुम्हारी दीदी पहुंच चुकी है। तुम्हारा टाइम अच्छा था, लेकिन हमारा असली मकसद तुम्हारी शादी उस डॉक्टर राम से करवाना था। अभी भी कह रही हूं, जो भी होना था वो हो चुका है। तुम्हारी बहन उस घर की बहू बन गई है। अगर चाहती हो कि वो वहां खुश रहे, तो मेरा कहना मानना होगा। हम सब जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो तुम हमें दे दो। हाँ, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाती हूँ तुम्हारी बहन खुश रहेगी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जान भी चली जाए तब भी नहीं दूंगी। जननी, अगर जान ही चली जाएगी तो उसे बचाने के लिए तुम कहाँ रहोगी? हाँ, मेरी जान जाने से पहले तुम लोगों की सांसें रुक जाएगी। देखेंगे। हाँ, देख लेंगे। ये लीजिए। हाँ, वहां रख दीजिए जननी जी। अब सॉरी देवसेना, उसे वहां रख दो। अब यूएस से मेरे फ्रेंड ने एक रेफरेंस भेजा था, कह रहा था उसे अर्जेंट सॉल्यूशन चाहिए। वो शादी में बिजी था तो लैपटॉप खोल के देखा नहीं था। देवसेना, एक मिनट। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकता हूँ मैं देवसेना। वो क्या है ना, हमेशा मैं जननी जननी का जप करते रहता था। अचानक तुम उसकी जगह पर ऐसे आ गई और फिर मैंने तुमको मंगलसूत्र भी पहना दिया। जानती हूँ, आप उससे बहुत प्यार करते थे। आपने मुझसे शादी करने से इनकार करने को भी कहा था, लेकिन मैंने जो किया उससे आपको बहुत दुख हुआ है। आपकी बात ना मानकर आपकी जिंदगी में आने के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। देखो देवसेना, जननी से मेरी शादी नहीं हुई इस बात का दुख है मुझे, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। उस बात से दिल को बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि ये सब उस डुप्लीकेट जननी ने किया था। ये सबको पता चल गया और ये साबित होने के बाद मुझे ही हारना पड़ा। एक बात तो सच है देवसेना, जननी जी मेरे दिल में ऐसे बसी हुई है कि मेरे दिल के मेमोरी चिप में से उनका नाम इरेज करके सर्जरी करके किसी और का नाम फीड नहीं कर सकता। और फिर ऐसा भी नहीं है कि मुझे आप पर गुस्सा या नाराजगी है। धीरे धीरे उनका नाम इरेज होकर उनकी जगह आपका नाम फीड हो सकता है। हाँ, बट इट टेक्स टाइम, इसलिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि आपको मेरी वजह से कभी कोई दुख ना पहुंचे। आपने ही कहा ना कि इरेज होने के लिए वक्त चाहिए होता है। मैं इंतजार करूंगी। जैसे शबरी ने श्राप से मुक्त होकर राम जी के लिए इंतजार किया था, जैसे सीता माँ ने अग्नि परीक्षा देकर राम जी को बचाया था, मैं भी इंतजार करूंगी। चाहे कितनी ही परीक्षाएं देनी पड़े, मैं उनका सामना करूंगी, आपके मन को जीतूंगी।
चलिए चलते हैं। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसा नेवले की तरह फूला क्यों है? विराट, सॉरी, नेवले और सांप की लड़ाई की तरह फुफकारो मत मुझे। हाँ, चलो चलते हैं अब। विराट, क्या हुआ है आपको? सांप और नेवले की बात कर रहे हैं? जननी, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम किसी परेशानी में हो। क्या हुआ? बताओ क्या बात है? अब पता नहीं, आज मन दुखी सा है। अब घर के मंदिर में दिया जला रही थी और दिया बुझ गया। बस इतनी सी बात? बाती में तेल नहीं पहुंचा होगा। थोड़ा सा तेल अगर बाती में डाल के जला देती तो दिया नहीं बुझता ना। अरे वो सब सही ही था, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आज ही ऐसा हुआ। तो फिर दीप जला नहीं क्या? अब नाग देवता को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, फिर दिया जला। अब क्या बात है विराट, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने कहा तुमने नाग देवता की प्रार्थना की। अब तो उसमें क्या गलत है? विराट, डर लग रहा है। क्या हुआ विराट, इतना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, उस सांप के बारे में। उस सांप के बारे में इतना क्या सोचना? लेकिन आप उस सांप को मार देते तो अच्छा होता। क्या कहा? वो हमें ही काटने आ रहा था, उससे अच्छा सबक सिखाना चाहिए था। जननी, एक बात बताओ, तुम नाग देवता को बहुत मानती हो क्या? हाँ। तुम्हारा ये विश्वास झूठा साबित नहीं होगा। जननी, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। सारी चिंताओं को एक पोटली में बांधकर लाके मुझे दे दो। मैं उस पोटली को हमेशा उठाकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ जननी, इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है अक्सर तुम किसी ना किसी तकलीफ में रहती हो। ऊपर से तुम्हें दुख देने के लिए तुम्हारी जैसी दिखने वाली आ गई। ये सब कैसे हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मर्द होने के नाते मैं भी ये सब सह नहीं पा रहा, लेकिन एक लड़की होकर तुम इतनी डटी हुई हो। यू आर रियली ग्रेट जननी। विराट, आपकी दी हुई ये हिम्मत मेरे अंदर फिर से जीने की एक उम्मीद जगा रही है। जननी, पहले तुम रोना बंद करो। आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं आना चाहिए। हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। लेकिन जननी, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं कुछ अजीब ही अनुभव करता हूं। पता है वो क्या है? वो क्या है विराट? पहली बार जब गरुड़ उड़ा के ले गया, जंगल में दोनों खो गए थे। हम दोनों को खाना खिलाने वाली वो बुढ़िया अचानक गायब हो गई। रास्ते में किसी के काटने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। डुप्लीकेट जननी जब मेरे साथ थी तब एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया। ये सब कुछ तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्या? नहीं विराट, सांप गरुड़ इनमें से कुछ भी मैंने नहीं देखा। लेकिन एक बात तो सच है, मेरे पीछे कोई जादू तंत्र मंत्र का खेल खेल रहा है। इससे उनको क्या फायदा होने वाला है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ विराट। तुम पर कोई तंत्र मंत्र क्यों प्रयोग करेगा? अब वही मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपने बताया कि इतना बड़ा सांप था, बीन की आवाज से मेरा सर दर्द कर रहा था। विराट, पता नहीं, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। जननी, डोंट वरी, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो चलते हैं हम। नीली,
रो रही हो, और वो भी तुम? हे, कम ऑन। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होकर तुम्हारी आंखों में आंसू? डोंट क्राई। देखो, तुम ऐसे ही रोती रही ना तो लोग तुम्हारी इस कमजोरी को अपनी हिम्मत बनाकर फायदा उठाएंगे। फिर तुम अपने दुश्मनों से हार जाओगी। तुम यही चाहती हो क्या? तो अब मैं क्या करूं आंटी? सोचा था जननी की शादी राम से होगी तो मेरा रास्ता आसान होगा, मेरी शादी विराट से हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राम की शादी देवसेना से हो गई। देखते ही देखते मेरा रास्ता फिर से बंद हो गया। पगडंडी हो गया तो क्या हुआ नीली? उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है ना। एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता जरूर खुल जाता है। यस आंटी, आपकी ये पॉजिटिव बातें ही मुझे हिम्मत देती है। मेरे प्यार के रास्ते में आई उस जननी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अपने विराट को, विराट के प्यार को मैं पाकर ही रहूंगी। यस, मैं पाकर ही रहूंगी। चलती हूँ आंटी। ए नीली, अरे मैंने कुछ कहा और ये कुछ और समझकर बिल्कुल आंधी की तरह चली गई। व्हाटएवर, बस ये कुछ बेवकूफी ना कर बैठे। विराट, चलिए अंदर चलते हैं। मैं यहीं रहूंगा, तुम जाके आओ प्लीज। आप पहले बताते तो मैं कैब से आ जाती। आपको यहाँ क्यों लाती बताइए? अभी यही सोचकर तुम अंदर जाओ। शादी के मंडप में जो कुछ भी हुआ उसे अभी तक कोई भूला नहीं होगा। मैं अगर तुम्हारे साथ गया तो चक्रवर्ती अंकल ने मुझे देख लिया तो फिर से गुस्सा करेंगे और झगड़ा करेंगे मुझसे। अगर मेरी कोई जरूरत पड़ी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। ठीक है। दीदी, दीदी, रुक जाओ। क्यों आई हो यहाँ? अंकल, वो मैं दीदी से मिलने। ओह, अपनी दीदी से मिलने आई हो? देखो, तुम्हारी जगह अब उसने ले ली है। अब वो इस घर की बहू है और अगर उससे मिलना है तो पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। अंकल, मैंने ऐसा इसीलिए किया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुमसे ये पूछा? तुम कहती हो कि वो बस अचानक हो गया तो ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन उस दिन शादी के मंडप में सबके सामने मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं है ये बोलकर तुम गायब हो गई थी ना। वो तो आकस्मिक नहीं था ना। उस दिन जो हुआ था वो हमारी शान और इज्जत का खून था। इट इज अ डैम ब्लडी प्री प्लान मर्डर। इतना काफी नहीं था क्या कि ऊपर से अब तुम हाल चाल पूछने के लिए यहाँ तक भी चली आई हो? अंकल, वो मुझे राम से भी बात करनी थी अंकल। राम से? कौन राम बेटी? श्री रामचंद्र जी ना? हाँ, मेरा बेटा राम तो नहीं है। जब तुम शादी के मंडप में हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर हमें खुदकुशी करने के कगार पर छोड़कर वहां से गायब हो गई थी ना, उसी वक्त मैंने अपने मन में तुम्हें तिलांजलि दे दी थी, समझी? अंकल, राम तो क्या, तुम्हारी दीदी यानी कि मेरी बहू देवसेना, उससे मिलने के लिए भी इस घर के दरवाजे के पास, इस घर की चौखट के पास भी तुम कभी नहीं फटकना। आउट, आउट, आउट। अंकल, बस एक बार। निकल जाओ यहाँ से। बड़ी आई आकस्मिक की कहानी सुनाने वाली। आकस्मिक।
अरे जननी घर तक आकर भी मुझसे मिले बिना ही जा रही है। जननी इतनी उदास होकर क्यों जा रही है? जननी, नहीं, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। अरे जननी, क्या हुआ तुम्हें? बात क्या है? बताओ ना जननी, ऐसे क्यों रो रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना, बताओ ना क्या हुआ?